जय हिंद प्यारे साथियों, ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास किसका विकास हुआ था और आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई थी 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज। और इसका क्षेत्र जो कि पश्चिमी भारत और पाकिस्तान क्षेत्र में फैला हुआ है। और ये किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा सभ्यता जो कि रावी नदी के तट पर है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में इसका विकास हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश या फायर सेरेमन के रूप में जाना जाता है? धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र या आदित्य पर्याय सूत्र, अनाथ लक्षणा सूत्र या ब्रह्मजाल सूत्र? तो गौतम बुद्ध के इन उपदेशों में से अग्नि उपदेश जो कि आदित्य पर्याय सूत्र को कहा जाता है। ठीक है। राइट ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति करने के बाद अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था, जो कि वाराणसी के किनारे है। ये ध्यान रखेंगे। राइट ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान है के द्वारा रचित नागानंद एक संस्कृत नाटक है जिसमें नागों को बचाने के लिए विद्याधर राजा जिमुतवाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय गाथा का वर्णन है। तो नागानंद किसके द्वारा रचित है? अशोक के द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा या फिर बिंदुसार के द्वारा? तो हर्षवर्धन के द्वारा रचित है। राइट ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। ठीक है। इन्होंने संस्कृत में 3 नाटकों की रचना की है, जिनमें से पहला नाटक जो कि रत्नावली है। ध्यान रखेंगे, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है रत्नावली किसकी रचना है। दूसरा नागानंद है जो इस प्रश्न में पूछा गया है। और तीसरा जो कि प्रियदर्शिका है। प्रियदर्शिका, ये 3 नाटक जो कि हर्षवर्धन के द्वारा रचित हैं, संस्कृत में है तीनों। तो ध्यान रखेंगे, राइट ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? महिपाल को, लक्ष्मण सेन को, शशांक को या फिर ग्रहवर्मन को? तो 13वीं सदी में तुर्की शासक जो कि बख्तियार खिलजी, इसने बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। राइट ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, समन्वयी धर्म दीन ए इलाही शाब्दिक अर्थ जिसका होता है ईश्वर का धर्म, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, जहांगीर के द्वारा या फिर बाबर के द्वारा? तो धर्म दीन ए इलाही जिसकी शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी। राइट ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा किया गया था? तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। ध्यान रखेंगे, इसे मस्जिद ए जहानुमा भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1656 में पूरा हुआ था। तो राइट ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा, 1656। अगला प्रश्न है, के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति दी गई थी? व्यापंगत का सिद्धांत के द्वारा, सहायक संधि प्रणाली के द्वारा, फूट डालो और राज करो की नीति के द्वारा या सर्वोपरि सत्ता की नीति के द्वारा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर सहायक संधि प्रणाली के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो राइट ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने, गोरा और बादल ने, नीलांबर और पीताम्बर ने, आल्हा और उदल ने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो संथाल विद्रोह जो कि 1855-56 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और इसका नेतृत्व जो कि सिंधु और कान्हू नामक 2 आदिवासियों के द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर
हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या इनमें से किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चंद्रशेखर आजाद ने, सरदार उधम सिंह ने, भगत सिंह ने या फिर सूर्य सेन ने? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसका जिम्मेदार जनरल डायर था, इसकी हत्या सरदार उधम सिंह ने की थी। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजन को क्या कहा जाता है? आदर्श प्रतियोगिता, उत्पादन फलन, आपूर्ति की कीमत लोच या मांग की कीमत लोच? तो किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन में विभाजन जो कि मांग की कीमत लोच कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परंपरागत रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार किसे माना जाता है? चिकित्सा और दवा उद्योग को, खनन उद्योग को, कपास उद्योग को या फिर कृषि उद्योग को? तो इनमें से भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार जो कि कृषि उद्योग को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में माइक्रो फाइनेंस वित्तीय सेवा का वह रूप है जो गरीब और निम्न आय वाले परिवारों को रिक्त स्थान के लिए छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। लघु अवधि, मध्यम अवधि, मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि या फिर दीर्घ अवधि? तो भारत में माइक्रो फाइनेंस जो कि एक वित्तीय सेवा है, ठीक है, जो लघु अवधि के लिए गरीब और निम्न आय वाले परिवारों को छोटे ऋण एवं अन्य वित्तीय सेवा प्रदान करता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कम समय के लिए वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है। अगला है, भारतीय मुद्रा नोटों के छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री इनमें से कौन सी है? पौधों की लुगदी, कपास एवं कपास के लत्ते, पुनर्चक्रित कागज एवं सूत का मिश्रण। तो इसका उपयोग तो नहीं किया जाता पुनर्चक्रित कागज का, पौधे की लुगदी। तो भारतीय मुद्रा नोटों के छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री जो कि कपास एवं कपास के लत्ते हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, द्विवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर वित्त मंत्रालय? तो द्विवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो कि आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, मिल्की वे क्या है? नक्षत्र है, ग्रहों की व्यवस्था है, आकाशगंगा है या फिर चमकता हुआ सितारा है? तो तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है वो मंदाकिनी कहलाता है, जिसे दुग्ध मेखला या फिर आकाशगंगा या मिल्की वे कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, आकाशगंगा। ठीक है, मिल्की वे जो कि आकाशगंगा है। अगला है, चंद्रमा पर मौजूद वह प्रकाश क्या है जिसकी वजह से यह हमें पृथ्वी से दिखाई देता है? तो चंद्रमा में जो मौजूद प्रकाश होता है वो कौन सा है जिसकी वजह से चंद्रमा हमको पृथ्वी से दिखाई पड़ता है? वो सूर्य का प्रकाश चांद पर पड़ता है और चांद का प्रकाशित हिस्सा हमें दिखाई देता है, या फिर चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रहों से प्रकाश प्राप्त करता है, या चंद्रमा का अपना प्रकाश होता है, या चंद्रमा को पृथ्वी से प्रकाश मिलता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य का प्रकाश चांद पर पड़ता है और चांद का प्रकाशित हिस्सा हमें दिखाई पड़ता है। ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, इनमें से किस स्थान पर क्षोभ मंडल की मोटाई सबसे ज्यादा होती है? पर्वतों के ऊपर, उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर या फिर दक्षिणी ध्रुव पर? तो भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई सबसे ज्यादा होती है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, बरकान या बरखान का क्या अभिप्राय है? या बरकान का अर्थ क्या होता है? बालू का अर्धचंद्राकार टीला, रेगिस्तान, रेगिस्तान में झोपड़ी का प्रकार या रेगिस्तान में गर्म हवाएं? तो बरकान या बरखान जो कि बालू का अर्धचंद्राकार टीला होता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। यह पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में से एक है। ठीक है। अगला है,
नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म भिन्न है, यानी कि अलग है। इनमें से कौन सा युग्म भिन्न होगा? ताइवान, ताइपे, चीन, मंगोलिया, ईरान, तेहरान, जापान या फिर टोक्यो। तो इनमें से भिन्न कौन सा होगा? यहाँ पे राजधानी दी गई है, ताइवान, ताइपे। चीन की राजधानी, तो चीन की राजधानी यहाँ पर मंगोलिया नहीं है, चीन की राजधानी बीजिंग है। क्या है? बीजिंग है चीन की राजधानी। ईरान की तेहरान राजधानी है, जापान की टोक्यो राजधानी है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा। अगला, भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तट रेखा इनमें से किस राज्य में है? तो आप लोग GAT ये याद रखेंगे। सबसे लंबी तट रेखा सबसे पहले जो कि गुजरात की है, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश की है, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु की है, तमिलनाडु की। ठीक है, अक्सर आजकल एग्जाम में पहला या दूसरा ना देके ऑप्शन में गुजरात और आंध्र प्रदेश ना देकर तमिलनाडु दे देता है और 3 अन्य राज्य दे देता है, या फिर गुजरात आंध्र प्रदेश देता है। तो भारत की सबसे लंबी भू तट रेखा इनमें से किस राज्य की है? तो गुजरात राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गुजरात की है, उसके बाद आंध्र प्रदेश की है, फिर तमिलनाडु की है। ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, झील और उसकी स्थिति वाले राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुल्तानपुर झील जो कि हरियाणा में है, सही है। चिल्का झील उड़ीसा में है, लोकटक झील मणिपुर में है। ये तीनों झील और उनके राज्य सही हैं, लेकिन कोलेरू झील यहाँ पर महाराष्ट्र में नहीं है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोलेरू झील की बात करें कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये एक मीठे पानी की झील है। कुछ महत्वपूर्ण और झील हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो अगर आपसे पूछे लोनार झील कहाँ है, लोनार झील, तो लोनार झील महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये याद रखेंगे। वेबनाड झील पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेबनाड झील, तो वेबनाड झील कहाँ है? ये केरल राज्य में है, ध्यान रखेंगे। गोविंद सागर झील कहाँ है? गोविंद सागर, तो गोविंद सागर झील जो कि पंजाब राज्य में है। ठीक है, रेणुका झील अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो रेणुका झील कहाँ है? रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। ये महत्वपूर्ण झील है, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और अरब सागर में मिलती हैं? तो ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, यहाँ पर हिंद महासागर है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, और इधर अरब सागर है, अरब सागर। तो प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी नदियां हैं जो कि पश्चिम दिशा की ओर, ये पश्चिम दिशा है, इस तरीके से बहती हैं और जाकर अरब सागर में मिलती हैं। ठीक है, तो इनमें गंडक और कोसी नदी है, महानदी और कृष्णा नदी है, लूनी कावेरी नदी है, नर्मदा और ताप्ती नदी है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती नदी है जो कि पश्चिम दिशा की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर मिलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में बारिश का कारण बनता है? तो सर्दी में जो भारत में बारिश होती है उत्तर पश्चिम भाग में, उसका कारण क्या होता है? उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट या पश्चिमी विक्षोभ या मानसूनी हवाएं या हिंद महासागर पर अत्यधिक दबाव पड़ने से। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सर्दियों में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में जो बारिश का कारण बनता है वो पश्चिमी विक्षोभ की हवाएं होती हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। ठीक है, इन्हें जेट धाराओं के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर भारत में लौह और इस्पात स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है? सूरत, भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत जो कि गुजरात में है। ये भारत में लौह और इस्पात स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है। बाकी भिलाई, बोकारो और जमशेदपुर ये तीनों हैं। सूरत की बात करें तो सूरत जो कि कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, कपड़ा उद्योग और
डायमंड उद्योग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ये ध्यान रखेंगे, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? इंदिरा साहनीवाद ने, शंकरी प्रसादवाद ने, गोलकनाथवाद ने या केशवानंद भारतीवाद ने? तो केशवानंद भारतीवाद ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 64 या अनुच्छेद 68? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा, अनुच्छेद 66। ठीक है, वहीं अनुच्छेद 62 की बात करें तो इसका संबंध राष्ट्रपति के पद पर रिक्ति के संबंध में है। ठीक है, और अनुच्छेद 64 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 64 का संबंध उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के संबंध से है और अनुच्छेद 68 का संबंध उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति से है। तो राइट ऑप्शन ए होगा। अगला, भारतीय संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारे संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्य है। चौथा है, तीसरा है, दूसरा है या फिर पहला मौलिक कर्तव्य है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारे संविधान का पहला मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य जो कि मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके अंतर्गत जोड़ा गया था। ठीक है, और किसकी सिफारिश में जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों जिनमें राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनता है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, राज्यपाल का, राष्ट्रपति का या फिर मुख्य न्यायाधीश का? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। अगला प्रश्न है, नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कार्यवाहक अध्यक्ष करता है, राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है या फिर अध्यक्ष करते हैं? तो नवगठित लोकसभा की पहली बैठक के अध्यक्ष जो कि कार्यवाहक अध्यक्ष होते हैं। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ठीक है, इसे ही प्रोटेम स्पीकर भी कहा जाता है। अस्थायी अध्यक्ष जो होते हैं इन्हें प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है? 65 साल, 67 साल, 66 साल या 70 साल? तो सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय जिसका गठन संबंधी अनुच्छेद 124 है भारतीय संविधान में। ठीक है, और इसके न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र जो कि 65 साल होती है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। अगला प्रश्न है, संविधान में कौन सा अनुच्छेद सभी राज्यों को एक समान 3 स्तरीय पंचायती राज संरचना प्रदान करता है, अर्थात ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर? तो अनुच्छेद 243 बी है, अनुच्छेद 243 है, अनुच्छेद 243 से है या अनुच्छेद 243 सी है? तो अनुच्छेद 243 बी जो कि पंचायती राज संरचना से संबंधित है, इसके अंतर्गत ही एक समान 3 स्तरीय पंचायती राज संरचना प्रदान की जाती है। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। भारतीय संविधान में निर्धारित एकमात्र प्राधिकारी है जिससे संघ और प्रत्येक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के आय एवं व्यय के लेखा परीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये भारत के महान्यायवादी हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, भारतीय वित्त आयोग है या फिर वित्त मंत्री हैं? तो ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संबंधी प्रावधान हैं। राइट ऑप्शन बी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोआत्सु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या मिजोरम में? तो मोआत्सु उत्सव जो कि भारत के
नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। ये उत्सव नागालैंड की एओ जनजाति के बीच एक विशेष उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कुछ अलग अलग राज्यों के महत्वपूर्ण यहाँ पर उत्सव हैं, उनको आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश की बात करें, यहाँ पर कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, तो लोसर यहाँ का बहुत एक फेमस उत्सव है, लोसर है। द्री उत्सव है, सोंग तथा रेह उत्सव जो कि अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। मिजोरम में चापचर कूट, मीम कूट आदि मनाए जाते हैं। वहीं मणिपुर की बात करें, मणिपुर में कौन कौन से मनाए जाते हैं, आप लोग बताएंगे। तो मणिपुर में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं इसका आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अगला है रेचुंगमा, घाटो, किटो और चीरमो की नृत्य शैलियाँ हैं। ये नृत्य शैलियाँ कहाँ की हैं, सिक्किम राज्य की, मणिपुर राज्य की, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की या फिर गोवा की। तो रेचुंगमा, घाटो, किटो और चीरमो जो कि सिक्किम की नृत्य शैलियाँ हैं। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है चेरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही, ये किस राज्य से संबंधित है। तो चेरियल जो कि एक चित्रकला है, एक महत्वपूर्ण चित्रकला है, इसका संबंध तेलंगाना राज्य से है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि मधुबनी चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो मधुबनी जो कि बिहार की चित्रकला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। वर्ली चित्रकला अगर पूछे तो वर्ली चित्रकला जो कि महाराष्ट्र की है, ठीक है। और पट्टचित्र चित्रकारी अगर पूछे तो पट्टचित्र चित्रकारी जो कि उड़ीसा राज्य की है। कहाँ की है, उड़ीसा राज्य की है। तो राइट ऑप्शन चेरियल जो कि तेलंगाना की है। अगला है अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था। तो अल्फ्रेड नोबेल जो कि स्वीडन के निवासी थे और रसायन शास्त्री और इंजीनियर थे। इन्होंने डायनामाइट नामक प्रसिद्ध विस्फोटक का आविष्कार किया था। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है। क्या मुंबई में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है या फिर दिल्ली में है। तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एग्जाम हुआ है उसके जूनियर असिस्टेंट के पेपर में पूछा गया था कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस शहर में स्थित है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या दिल्ली। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, कोलकाता में स्थित है, ठीक है। अगला एशियाई खेलों के आयोजन का सुझाव सर्वप्रथम कहाँ पर दिया गया था। तो एशियाई खेलों के आयोजन का सुझाव सबसे पहले जो कि 1947 में दिया गया था। 1947 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई देशों के सम्मेलन में दिया गया था। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। अगर एशियाई खेल का जनक पूछे आपसे कि एशियाई खेलों के जनक कौन है, तो प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी हैं, गुरुदत्त सोंधी, ठीक है, ये नाम ध्यान रखेंगे। इन्हीं एशियाई खेलों का जनक माना जाता है। अगला निक्सान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, बास्केटबॉल से, बैडमिंटन से, फुटबॉल से या फिर वॉलीबॉल से। तो निक्सान गोल्ड कप जो कि फुटबॉल से संबंधित है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश ने 1930 में आयोजित प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल जिसका आयोजन 1930 में किया था और इसकी मेजबानी कनाडा ने की थी। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी याद में सांख्यिकी दिवस के रूप में घोषित किया था। तो सांख्यिकी दिवस जो कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस की याद में किया था। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला फ्रांस की राजधानी कौन सा शहर है। तो काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी है। तो फ्रांस की राजधानी जो कि होगा पेरिस। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होगी। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ग्राम मीटर पर सेकंड या किलोग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। तो संवेग की एसआई पद्धति में इकाई जो कि हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, क्योंकि संवेग का जो फार्मूला होता है वो होता है संवेग बराबर द्रव्यमान
गुणे वेग। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी यहां पर होगा। किसको मापने के लिए स्टेलागोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो स्टेलागोमीटर का उपयोग जो कि किया जाता है आपका पृष्ठ तनाव के मापन में। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी यहां पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह द्रव्यमान m और त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के अनुपातिक होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा m/r²। ठीक है, ये पृथ्वी की सतह पर जो कि द्रव्यमान m है और त्रिज्या इसकी r है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g का मान जो कि हो जाएगा me/re²। ठीक है, तो ये होगा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किन वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीक तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं? प्राउट ने, लियोजियर ने, बर्जीलियस ने या डेमोक्रिटस ने? तो इनमें से ये नाम जो कि जॉन्स जैकब बर्जीलियस जो कि एक रसायनज्ञ थे, जिन्होंने यह सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। जैसे कि एल्युमिनियम का Al होता है, कोबाल्ट का CO होता है और जिंक का Zn होता है। अगला, 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 41 ग्राम है। बिलियन के द्रव्यमान प्रतिशत के द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में इसकी सांद्रता की गणना कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है बिलियन में पानी की मात्रा कितनी है, तो बिलियन में पानी की मात्रा जो कि 320 ग्राम है। ठीक है, और विलायक नमक की मात्रा 41 ग्राम है। पानी की मात्रा 320 है और नमक की 41 है। तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलायक की मात्रा। तो विलायक की मात्रा यहाँ पर दी गई है 41, ठीक है, जो कि सामान्य नमक की है, अपॉन बिलियन की मात्रा कितनी दी गई 320 और प्लस विलायक की मात्रा 41 × 100। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 41 अपॉन 361 × 100। अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 11.36%। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस यौगिक में केवल एक कार्बन कार्बन एकल आबंध होते हैं? ब्यूटेन में, एथेन में, प्रोपेन में या फिर पेंटेन में? तो एथेन जो कि एक यौगिक, इसमें केवल एक कार्बन कार्बन एकल आबंध होते हैं। ठीक है, एथेन का रासायनिक सूत्र होता है C2H6। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? जे मेंडल ने, जोहान इवांजेलिस्ट पुरकिंजे ने, चार्ल्स डार्विन ने या रॉबर्ट हुक ने? तो प्रोटोप्लाज्म जो कि शब्द सबसे पहले जोहान इवांजेलिस्ट पुरकिंजे के द्वारा गढ़ा गया था। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं? स्थूल कोण ऊतक की, मध्य ऊतक की, दृढ़ ऊतक की या वायु तक की? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थूल कोण ऊतक, जिसे कालेन कायमा भी कहा जाता है। इसकी कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो, जिसके अंतर्गत आरपीएफ कांस्टेबल का महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट करवाया गया। साथियों, वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।